काम किया, किसने किया विकास, क्या है गांव के मौजूदा हालात। ग्रामीण किसे देंगे अपना वोट, नाम पर या काम पर? पूछेंगे हम, बताएंगे आप। ये खास कार्यक्रम पंचायती सरकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी तहलका और मैं आपके साथ साक्षी तिवारी। आइए नजर डालते हैं आज दिन भर की मुख्य खबरों पर। उपायुक्त सुशील सारवान ने आज जिले के कई जगहों का किया दौरा। मानसून की वजह से यमुना में बाढ़ जैसी स्थिति न बने, इसके संबंधित अधिकारियों को दिए गए दिशा निर्देश। गाँव गवाला पहुंचे उपायुक्त सुशील सारवान ने 97 लाख रुपए की लागत से बरसात के पानी की निकासी के लिए बनाई जा रही ड्रेन को जल्द तैयार करने के लिए कहा। पूजा पाठ के लिए पानीपत के गाँव पाथरी गए एक परिवार के साथ मारपीट करने का मामला आया सामने। परिजनों का आरोप, ग्रामीण पुलिस ने की उनके साथ मारपीट। एसपी को शिकायत देने पहुंचा पीड़ित परिवार। लॉकडाउन के करीब 2 महीने पूरे होने के बाद ढील मिलते ही पानीपत डिपो से 90% बसों का संचालन हुआ शुरू। पानीपत डिपो से उत्तराखंड व यूपी के लिए बसों का संचालन हुआ शुरू। यात्रियों को मिली काफी राहत। पानीपत में एक बार फिर दिखा तेज रफ्तार का कहर। पुराना गाँव की रहने वाली 30 वर्षीय महिला को ट्रक ने मारी जोरदार टक्कर, मौके पर ही हुई मौत। पति के साथ दवाई लेने जा रही थी महिला। पुलिस ने अज्ञात वाहन के खिलाफ मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई की शुरू। अतिक्रमण के खिलाफ पुलिस प्रशासन हुआ सख्त। मालखा पुलिस लगातार अतिक्रमण करने वाले दुकानदारों व रेहड़ी चालकों के खिलाफ कर रही चालान। एएसपी पूजा वशिष्ठ के निर्देश अनुसार अतिक्रमण करने वाले 16 दुकानदारों से 8100 रुपये वसूल किया गया जुर्माना। करीब 12 लाख रुपए की धोखाधड़ी के मामले में 1.5 साल से फरार चल रहे आरोपियों को पुलिस ने किया काबू। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 5,55,000 रुपए किए बरामद। दोनों आरोपियों को लिया गया 5 दिन के पुलिस रिमांड पर। पानीपत में एक बार फिर दिखा तेज रफ्तार का कहर। पानीपत शहर हादसों का केंद्र बिंदु बनता जा रहा है। आए दिन कोई ना कोई तेज रफ्तार के वाहनों का शिकार होता जा रहा है। ऐसा ही एक ताजा मामला पानीपत के गांव कुराना से सामने आया है, जहां कुराना गांव के रहने वाली 30 वर्षीय महिला को ट्रक ने जोरदार टक्कर मार दी, जिस कारण महिला की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक महिला जरीना के पति नसीम ने बताया कि वह दोनों एक साथ कार में बैठकर दवाई लेने के लिए पानीपत आ रहे थे कि अचानक उसकी पत्नी को उल्टी गिरने का शक हुआ, तो वह उल्टी करने के लिए नीचे उतरी और उसका पति कार में ही बैठा हुआ था। इसी दौरान पीछे से एक तेज रफ्तार ट्रक ने उसको जोरदार टक्कर मार दी, जिस कारण महिला की मौके पर ही मौत हो गई। पति ने बताया कि हम गाँव से सुबह पानीपत के एक निजी अस्पताल में दवाई लेने के लिए आ रहे थे। महिला के 2 बच्चे हैं। फिलहाल महिला के शव को पानीपत के सिविल अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए लाया गया है। मुझे थोड़ा दिक्कत हो रही, दवाई लेने आए थे पानीपत जी, और वहाँ उसकी उल्टी गिरने नहीं हुई गाड़ी में, वो नीचे उतर ली। नीचे उतरने के बाद पता नहीं क्या हुआ, उसको चक्कर आया, गिरी कैसे गिरी। वो ट्रक ने स्पीड से ट्रक आ पीछे से, उन्हें पीछे से भगा दी। दवाई लेने गए थे जी, गाँव से आए थे पुराने से, और उल्टी अल्टी लगने की शिकायत हुई। गाड़ी रोकी तो उतर गए, गाड़ी में तो पीछे गई और ट्रक वाला भगा गया। वहीं पुलिस ने अज्ञात वाहन के खिलाफ मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। वहीं परिजनों ने ट्रक चालक के ऊपर गंभीर आरोप लगाए हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि पुलिस इन तेज रफ्तार से चलाने वाले वाहन चालकों के खिलाफ क्या रुख अख्तियार करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी तहलका। पानीपत में नहीं रुक रहा बच्चों के गायब होने का सिलसिला। पानीपत से फिर गायब हुए 2 नाबालिग बच्चे। पहला मामला पानीपत के भारत नगर का है, जहां से एक 12 साल का बच्चा गायब हो गया। उनका बेटा 12 साल का सूरज घर से निकला था और लौट कर नहीं आया। 3 बजे के करीब परिजनों के पास फ़ोन आया, जिसे वे उठा नहीं पाए। जब उसी नंबर पर बैक कॉल किया गया तो बेटे के अपहरण की जानकारी मिली और बेटे से फ़ोन पर बात करवाई। माँ उषा ने पूछा कि कहाँ हो। बेटे ने जवाब दिया कि कुछ पता नहीं लगा, 4 लोगों ने मेरे हाथ पांव बांधकर कमरे में रखा हुआ है और मेरे साथ 4-5 बच्चों को और बंधक बनाकर रखा हुआ है। उसके बाद फ़ोन काट दिया। जब उसी नंबर पर फ़ोन किया गया
तो किसी शख्स ने फ़ोन उठाकर कहा कि तुम्हारे बेटे का अपहरण कर लिया गया है और अब दोबारा फ़ोन नहीं करना। जब दोबारा फ़ोन पर कांटेक्ट करना चाहा तो फ़ोन स्विच ऑफ मिला। फिलहाल परिजनों ने इसकी शिकायत संबंधित थाना ओल्ड इंडस्ट्रियल एरिया में दर्ज करवाई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर बच्चे की तलाश शुरू कर दी है। हमारे बच्चा तो 6:30 बजे तो यहाँ से निकल गया था जी। उसके मिस कॉल भी आया था जी, जो उसी मोबाइल सिम पकड़ी गया है उसके मिस कॉल आया था 7:30 बजे। हमने ध्यान न दिया जी, रोटी सब्जी अपना बना रहे थे, खा के ड्यूटी चल गए। हम फिर आए जी अपने 12:30 बजे कि चल भाई बच्चे मेरे रोटी खाया है कि नहीं खाया है। मैं आया था, उसकी रोटी भी ऐसी थी जी, चाय भी ऐसी थी, कोई बर्तन भी न जूठा था जी। सवेर में सोचा कि इसे चल भाई कनु बच्चे के संग खेलने में रह गया होगा। फिर शाम के मारा छुट्टी हुआ 6 बजे करके 5:30 बजे फिर मैं आया था, रोटी देखा तो वैसी है। फिर मैं कॉलोनी में ढूंढने लग गया जी कि मेरे सूरज देखा है बच्चों। बोले बच्चे ने बोला कि तुम्हारा सूरज क्या आंटी हम सुबह से नहीं देखे हैं। फिर हमने सुबह पूरे कॉलोनी में खोज ले हैं। फिर आन के बोली कि बेटी देखिए अपने मोबाइल में कोई का मिस कॉल भी आल होगा। सूरज इतना अकिलबंद भी नहीं है, ठीक है, कोई मोबाइल से फ़ोन करा होगा। तो मेरे लड़की ने आया तो देखा तो मम्मी 3:01 पर मिस कॉल, कुछ मिनट पर मिस कॉल आता जी। वो मिस कॉल देख के फिर मैंने से हम कॉल करवाएँ तो जनानी ने उठा लिया। तब पहले लड़की उठाया, फिर बोली कि मम्मी तू बात कर लिए। फिर मैंने उसके मोबाइल से बात करी। वो बोली कि से तुम्हारा लड़की सूरज नाम के है? कही कि हाँ जी हमारा लड़का है सूरज नाम के, आज तो रोटी भी न खाया है जी। आप क्या करा, कैसे तुमने, कहाँ है मेरे बेटा सूरज, तू बताओ कहाँ है। तो बोले कि तुम्हारे बच्चा तुम्हारे से बात नहीं करना चाहता है जी। मैं बोली कि मेरे बच्चा क्यों नहीं मेरे से बात करेगा जी, से दियो हम अपने बच्चे से बात करेंगे। फिर उसने सूरज के दिया, सूरज ने मेरे से बात करा। मैं बोला कि सूरज बेटा तूने रोटी खाया है, सुबह से भूखा है कि कहा है? मम्मी हमने रोटी खाए हैं। बोले कि फिर बेटा कैसे, तू कहाँ है? मम्मी मेरे कोई सी पता ना लग रहा है, मैं कौन सी जगह पर है, कौन सी कॉलोनी है। अरे तो सवेरे फ़ोन आया, फिर हमने उतना उठाया नहीं, मेरा भाई फ़ोन देख रहा था बड़ा वाला। फिर मेरी बहन का फ़ोन आया, उतना हमने ध्यान, मेरी बहन से बात करी मम्मी ने। फिर मम्मी ने मेरी बहन से बात करी, फिर हमने उतना ध्यान नहीं दिया। फिर हम ड्यूटी चले, मेरी मम्मी ड्यूटी चली गई, मैं अपनी बहन के घर चली गई गोपाल कॉलोनी में। फिर मेरी मम्मी आई 12:30 बजे, तभी भी वो घर नहीं था, उसकी रोटी भी ऐसे रखी रही। फिर मेरी मम्मी चली गई। फिर मेरी मम्मी 5:30 बजे आई, फिर देखने लगी कोई है नहीं, फिर ढूंढने लगी, कहीं भी नहीं मिला मेरा भाई। क्योंकि उसमें FIR दर्ज है और कोई उनके पास कॉल आया था जिसने कॉलर ने कहा कि भैया आपका बच्चा हमारे पास है, तो उसकी लोकेशन लेके हमारी पुलिस उस पर गई हुई है और उसको भी जल्दी बरामद कर। दूसरा मामला पानीपत के विद्यानंद कॉलोनी का है, जहां 10 साल के बच्चे का अपहरण हो गया। परिजनों से मिली जानकारी के मुताबिक उनका बेटा मानसिक रूप से कमज़ोर है। 22 जून को करीब शाम 7 बजे घर से चला गया था और अभी तक लौट कर नहीं आया। आसपास के इलाकों में तलाश करने पर भी उसका कोई सुराग नहीं लगा। परिजनों ने इसकी सूचना संबंधित थाना चांदनी बाग में दर्ज करवाई है। आपको बता दें कि पानीपत से लगातार गायब हो रहे बच्चों का मुद्दा विधानसभा में शहरी विधायक प्रमोद विज ने उठाया था। मामले में संज्ञान लेते हुए गृह मंत्री अनिल विज ने गायब हो रहे बच्चों के लिए मामले की जांच के लिए CBI को सौंपा था। बावजूद इसके शहर में बच्चों के गायब होने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है, जिस कारण शहरवासियों के मन में बाहर जाने को लेकर चिंता का सबब बना हुआ है। क्या पानीपत में बच्चे चोर गिरोह सक्रिय है या भविष्य के गर्भ में है? ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी तहलका। पानीपत उपायुक्त सुशील सारवान ने आज जिले के कई जगहों का किया दौरा। आपको बता दें कि जहां करोड़ों रुपए की परियोजनाएं चल रही हैं, उन स्थानों पर आज उपायुक्त सुशील सारवान मुआयना करने के लिए निकले थे। सबसे पहले उपायुक्त सुशील सारवान सनोली जमुना पर पहुंचे और मानसून की वजह से यमुना में बाढ़ जैसी स्थिति न बने, इसकी संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए। हमने यमुना का बांध का कार्य देखा है ताकि बाढ़ से राहत मिल सके। और अब मैं बबालड़ा आया हूँ, आगे मैं ब्राह्मण माजरा में जा रहा हूँ। जोड़ का पानी जानवरों को पीने के लिए स्वच्छ है और ये ड्रेन एक तरीके का लूप ओवर करेगी। ये सीधा का सीधा यहाँ से जो नाला बनाया जाएगा, ये अगली बड़ी ड्रेन के अंदर सारा का सारा जाया पानी। मानसून आने से पहले सर सब तैयारियाँ पूरी की जा रही हैं? मानसून आने से पहले सारी हमारी तैयारी। इसके बाद वह इसराना ब्लॉक के गांव ग्वाड़ला पहुंचे और यहां पर 97 लाख रुपए की लागत से बरसात के पानी की निकासी के लिए बनाई जा रही ड्रेन को जल्द तैयार करने के लिए कहा गया। उनके साथ पानीपत SP पूजा वशिष्ठ,
डीएसपी वीरेंद्र सैनी, बीडीपीओ इसराना, बीडीपीओ समाल खां व अन्य साथी भी मौजूद रहे और आखिर में जिला उपायुक्त ने ब्राह्मण माजरा में चल रहे विकास कार्यों का जायजा लिया। वहीं ठेकेदार ने बताया कि हम मानसून के आने से पहले ही इस कार्य को पूरा कर देंगे। ये हमारा ग्वालड़ा गांव में काम चला हुआ है, ग्वालड़ा लिंक ड्रेन पे। इसकी 8200 से 4000 की बुर्जी तक इसको गांव के साथ साथ पक्का करना है, ताकि गांव का जो गंदा वो हाउस होल्ड का वेस्ट है वो जोड़ में ना जाए। इससे जोड़ में साफ पानी रहेगा। और इस काम की लागत लगभग 97 लाख रुपए आएगी और ये बहुत जल्दी हम इसको विदिन 10 to 15 डेज कंप्लीट करने के लिए मानसून आने से पहले। हाँ, मानसून आने से पहले ये लगभग हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी तहलका। लेते हैं छोटा सा ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे खबरों के साथ। ऑस्कर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर एनसीआर का सबसे बड़ा 200 बेडेड हॉस्पिटल अब आपके शहर पानीपत में, जहां 30 बेड का आईसीयू ट्रॉमा सेंटर, एम्स हॉस्पिटल के बेहतरीन डॉक्टर्स द्वारा उच्च स्तरीय इलाज व 24/7 इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध। ऑस्कर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, अपोजिट पीवीआर मॉल, पानीपत। लो बर्थ वेट, प्रीमेच्योर बेबी और नवजात शिशुओं का इलाज कराएं एम्स के बेस्ट डॉक्टर्स की टीम द्वारा। आए ऑस्कर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, ऑपोजिट पीवीआर मॉल, पानीपत। किडनी संबंधित सभी प्रॉब्लम्स के लिए अब बिल्कुल भी मत घबराएं। आए ऑस्कर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, ऑपोजिट पीवीआर मॉल, पानीपत, जहां गुर्दे रोग का उच्च स्तरीय इलाज एम्स के बेस्ट डॉक्टर्स की टीम द्वारा कराएं। अब सभी तरह के कैंसर का बेस्ट ट्रीटमेंट उपलब्ध, वो भी एम्स के डॉक्टर की बेस्ट टीम द्वारा, सिर्फ ऑस्कर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर में, अपोजिट पीवीआर मॉल, पानीपत। आपके हरियाणा का एकमात्र हॉस्पिटल, जहां जहर से बचने के लिए अत्याधुनिक मशीन ECMO द्वारा इलाज संभव, सिर्फ ऑस्कर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, ऑपोजिट पीवीआर मॉल, पानीपत में। अब न्यूरो संबंधित अपनी सभी समस्याओं का इलाज आज ही एम्स के बेस्ट डॉक्टर्स की टीम द्वारा कराएं एट ऑस्कर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, ऑपोजिट पीवीआर मॉल, पानीपत। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। पानीपत में नहीं रुक रहा बच्चों के गायब होने का सिलसिला। पानीपत से फिर गायब हुए 2 और नाबालिग बच्चे। आइए देखते हैं पूरा मामला। पानीपत के भारत नगर से 12 साल के सूरज का हुआ अपहरण, वहीं विद्यानंद कॉलोनी के 10 साल के बच्चे का हुआ अपहरण। विधानसभा में पानीपत शहरी विधायक प्रमोद विज ने उठाया था बच्चों के गायब होने का मामला। पुलिस मामला दर्ज कर बच्चों की तलाश में जुटी। पूजा पाठ के लिए गए परिवार के साथ मारपीट। दरअसल पूजा पाठ के लिए पानीपत के गांव पाथरी गए एक परिवार के साथ मारपीट का मामला सामने आया है, जहां परिवारजनों ने आरोप लगाया कि पाथरी के ग्रामीणों व पुलिस द्वारा उनके साथ मारपीट की गई। क्षेत्र से संबंधित पुलिस चौकी में शिकायत देने गए तो उन्होंने रिपोर्ट दर्ज करने से मना कर दिया, जिसके चलते पीड़ित परिवार पानीपत जिले के पुलिस कप्तान शशांक कुमार सावंत से न्याय की गुहार लगाने पहुंचे। आपको बता दें कि पाथरी मंदिर में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पूजा पाठ के लिए आते हैं और इसी के चलते करनाल के एक गांव का परिवार भी माता के दर्शन के लिए वहां पहुंचा था और लाइन में लगे हुए थे। पूजा के लिए लाइन में लगी नवविवाहिता की तबीयत खराब होने लगी, जिसके चलते उसने कहा कि वह लाइन से बाहर जाएगी। इसी दौरान कुछ युवक वहां आए और लाइन से बाहर निकलने की बात पर ही पुत्र के साथ मारपीट शुरू कर दी और इसी के चलते पीट कर पूरे परिवार को वहां से बाहर निकाल दिया गया। मैं अपने परिवार को वहाँ गांव फातरी में धर्म स्थान पर मत्था टेकने के लिए गए थे और वहाँ हमारे साथ उस गांव वालों ने, ठेकेदार थे जो मारपीट करी और फिर होमगार्डों ने मारपीट करी और जो पुलिस वाले थे उन्हें भी करी और हमारी पुत्रवधू थी उसके ऊपर को ऐसे कुचलते रहे और कोई हमदर्दी नहीं की। एक हमारा वहाँ ऊपर का सिर के जो दुपट्टा वो रखा गया और एक मंगलसूत्र वहीं और हमारे को पीट के दबा दिया वहाँ से। बस हम लाइन में लग रहे थे, ज़्यादा भीड़ थी और पुत्रवधू को चक्कर आ गए। वो कहने लगे डैडी जी मैं बाहर जाऊंगी। जब वो बाहर निकली वहाँ के लाइन से तो 4-5 लड़के आए। नुए भाई ये बाहर क्यों निकली, वो इसको चक्कर आ गए। नुए इसको हम पकड़ के अपने आप ले जाएंगे। मेरा बेटा कहने लगा भाई ये मेरी वाइफ है, मैं इसको कैसे जाने दूँ, मैं जाऊँगा साथ में और मेरे साथ इसका गठजोड़ा है। रीति रिवाज है जी हिंदुओं में, वहाँ मत्था टेकने जाते हैं जब शादी होती है जेठे उसको। तो आप किससे मिलने आए हो?
मैं उनके खिलाफ एसपी साहब को अपनी तरफ से दरखास्त देने आए, मेरे साथ निजायज किया जी। और इसी दौरान नवविवाहिता का मंगलसूत्र भी वहीं पर गिर पड़ा। शिकायत के लिए पीड़ित परिवार एसपी से मिलने पहुंचे। अब देखना होगा पीड़ित परिवार की शिकायत पर एसपी मामले में क्या संज्ञान लेते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट। कोरोना महामारी के कारण लॉकडाउन के करीब 2 महीने पूरे होने को है। लॉकडाउन में ढील मिलते ही पानीपत डिपो से 90% बसों का संचालन शुरू कर दिया गया है। पानीपत डिपो से अब उत्तराखंड व उत्तर प्रदेश के लिए भी बसों का संचालन शुरू हो चुका है, जिससे यात्रियों को काफी हद तक राहत मिली और यात्री बेहद ही खुश नजर आए। जी, मैं ये कहना चाहती हूँ, जो ये सर्विस शुरू हुई है, लोगों को भी सुविधा मिलेगी आने जाने में और परेशानी नहीं। पहला परेशानी थी जी, लॉकडाउन के उससे कहीं नहीं जा पाता था। अब ये खुलने के बाद सुविधा मिल जाएगी। अब तो अच्छा होगा जी, आने जाने वालों को सुविधा होगी, नहीं तंग होके आना पड़ता था। हरिद्वार से मैं 1 हफ्ते पहले आया था, एक बस चलती थी भिवानी के लिए, तो भिवानी जाती हुई हरिद्वार से पानीपत आती थी, फिर वह गुहाना पानी रोहतक फिर जाती थी। अब ये 2-3 दिन से सर्विस चालू हुई, अब लोगों को आने जाने में सुविधा मिल चुकी है। कोरोना संक्रमण के कारण 17 मार्च से उत्तराखंड के लिए बस सेवा बंद कर दी गई थी, तो वहीं 7 मई से यूपी के लिए भी बस सेवा बंद कर दी गई थी, जिससे यात्रियों को काफी परेशानियां झेलनी पड़ रही थी। जिनकी परेशानियों को देखते हुए एक बार फिर विभिन्न राज्यों में बसों के संचालन को सुचारू कर दिया गया है। स्टेशन सुपरवाइजर पंकज कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि कोरोना का प्रभाव कम होने के चलते हेड ऑफिस से गाइडलाइंस प्राप्त हुई, जिसके अनुसार उत्तराखंड व यूपी के लिए भी बसें शुरू की गई हैं। शामली के लिए करीब 22 बसें चल रही हैं, हरिद्वार के लिए 3 से 4, मेरठ व बिजनौर के लिए भी बसें चल रही हैं, जिससे यात्रियों को काफी राहत पहुंची, क्योंकि वह रोडवेज बसों के चलने का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। वहीं उन्होंने बताया कि हेड ऑफिस के निर्देशानुसार ही आगे भी यात्रियों की सुविधा के अनुसार बसों को सुचारू कर दिया जाएगा। ये ना लॉकडाउन लगा था पिछले 3 महीने से कोविड के चलते हुए, तो फिर सरकार ने यात्रियों की सुविधा देखते हुए बंद कर दी थी। भाई रोडवेज में बसें जो यात्री जाएंगे तो कोविड का खतरा बना रहता है। तो अब जैसे ही कोविड की लहर ये थोड़ी सी कम हुई है, तो सरकार हेड ऑफिस से हमारी गाइडलाइंस आई हैं, उसके हिसाब से अभी 2-3 दिन से हमने उत्तराखंड और यूपी के लिए बसें स्टार्ट की हैं। तो अभी हमारी शामली के लिए लगभग 20-22 बसें चल रही हैं, और हरिद्वार 3 या 4 गई हैं, और बिजनौर और मेरठ के लिए भी बस गई हैं। और जैसे ही आगे हेड ऑफिस से कोई भी गाइडलाइंस आती है, तो यात्रियों की सुविधा के अनुसार बसों का सुचारू रूप से चलाएं। ब्यूरो रिपोर्ट सिटी तक। करीब 12 लाख रुपए की धोखाधड़ी के मामले में 1.5 साल से फरार चल रहे आरोपियों को पुलिस ने किया काबू। आपको बता दें कि पानीपत सेक्टर 13-17 क्षेत्र के अंतर्गत अक्टूबर 2019 में कृष्ण निवासी हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी ने थाना में ठगी की शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके 2 और आरोपियों को थाना सेक्टर 13-17 पुलिस ने मुंबई व दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया और पानीपत लेकर आई, और ठगी की राशि में से 5,55,000 रुपए भी आरोपितों के कब्जे से बरामद किए गए। थाना सेक्टर 13-17 प्रभारी इंस्पेक्टर सुनीता ने बताया कि अक्टूबर 2019 में कृष्ण पुत्र दिलीप निवासी हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी ने थाना में शिकायत देकर बताया था कि वह मैसर्ज पारस इंडस्ट्रीज के नाम से व्यापार करता है। व्यापार के संबंध में कमीशन एजेंट सतीश निवासी खेल बाजार पानीपत ने ब्रह्म प्रकाश निवासी कुरुक्षेत्र से वधावा राम कॉलोनी में मिलवाया था। सतीश ने फुटवेयर में इन्वेस्ट करके अच्छा लाभ दिलवाने का भरोसा देकर 1 लाख अपना कमीशन तय करके 25,000 नगद ले लिए। बाद में दोनों ने वासुदेव शर्मा निवासी दिल्ली रोहिणी से मिलवाया। वहां से तीनों फुटवेयर का लोड दिलवाने के लिए सेक्टर 24 द्वारका में गोदाम पर ले गए और कुल 35,000 जोड़ी फुटवेयर का सौदा तय कराया और माल को 14 सितंबर तक डिलीवरी करने की बात कही गई। उसने 6 सितंबर 2019 को वासुदेव शर्मा के अकाउंट में 50,000 व 9 सितंबर 2019 को 11,40,000 सादिक अली के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए। पैसे लेने के बाद उक्त सभी आरोपियों ने उसके माल की डिलीवरी नहीं पहुंचाई।
इस प्रकार व्यापार के नाम पर षड्यंत्र के तहत आरोपियों ने उससे कुल 11,90,000 रुपए की धोखाधड़ी की। मामले में आरोपी सतीश व ब्रह्म प्रकाश को पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया था और आरोपितों के संभावित ठिकानों पर दबिश देकर आरोपी शराफत अली को मुंबई व आरोपी वासुदेव को दिल्ली से गिरफ्तार किया गया और दोनों आरोपियों को न्यायालय में पेश कर 5 दिन के पुलिस रिमांड पर लिया गया है। सर, ये हमारे पास FIR दर्ज हुई थी। कुछ शूज़ का बिजनेस था, उसके बिजनेस के तहत उन्होंने शुरुआत की। जो गारंटर थे, जो उसके बीच में बिजनेस करवाने वाले होते हैं, उन्होंने इनसे मिलवा दिया और पूरा ये एक फ्रॉड सिस्टम था। इसमें 35,000 जोड़े जूतों का सामने उन्होंने सौदा किया था। भैया 35,000 जोड़े जूते हैं जो मुद्दई के पास आएंगे, लेकिन जितने जूते दिखाए गए थे उनका मात्रा बिल्कुल ही कम थी और उन्होंने इस बारे में उनसे पहले आपस में बातचीत की कि भाई आपसे जो हमारी संबंध में बात हुई है बिज़नेस को लेके, तो सर वो किसी तरह नहीं मानने। पहले आपस में भी कोशिश की उन्होंने, भाई आपस में बैठ के बिज़नेस के पॉइंट्स के माध्यम से हो जाए। तो सर फिर ये हमारी FIR दर्ज होगी। FIR नंबर 203/2019 की है। और सर ये बाहर के लोग होते हैं इसमें अक्सर, तो ये मुंबई से थे, गुजरात से थे और दिल्ली से थे। तो 1.5 साल से फरार चल रहे थे और हमने लगातार कोर्ट से भी प्रोसीजर किया, साइबर की भी हमने मदद ली। तो सर रहने के ठिकाने इन्होंने अपने बदले हुए थे। तो अब हमें पता चला, कई बार दिल्ली में भी गई है मेरी टीम, और अभी सर जैसे ही तफ्तीश है SI मनोज के पास गई है। SI मनोज, SI जगमेंद्र, HC संदीप, और इन तीनों ने काफ़ी मेहनत करके उनका पता निकाला। पहले दिल्ली से पता निकाला, दिल्ली रही है, दिल्ली वाले के उसको पकड़ा हमने, उसको 5 दिन के रिमांड पे लिया। उसके बाद सर जो मुंबई से रिमांड पे लेने के बाद मुंबई हमारी टीम गई, वहाँ से सर फिर हमने 30 एक्यूज को पकड़ा। दोनों के 5-5 दिन के रिमांड लिए और रिमांड के दौरान सर इन्होंने अपने ये हमारे को रिकवरी करवाई है। जो रिकवरी हमारी इसमें हो चुकी है। कितनी रिकवरी है? इसमें रिकवरी हमारी हुई है 5,50,000 रुपये तो 5,50,000 रुपये तो एक एक्यूज से है और 5,000 रुपये दूसरे एक्यूज से है। और अभी तफ्तीश हमारी जारी है। एक एक्यूज हमारा बचा हुआ गुजरात से है, तो जल्दी ही गुजरात से उसको भी लेके आया जाएगा। गुजरात भी टीम हमारी जा चुकी है इसी हफ्ते में, लेकिन वो गुजरात में जहाँ में शक था वो हमारे को वहाँ नहीं मिला। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी तहत। अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ पुलिस प्रशासन अब सख्ती के मूड में है। इसी के चलते संभाल का शहर में लगातार अतिक्रमण करने वाले दुकानदारों व रेहड़ी चालकों के चालान किए जा रहे हैं और उन्हें सख्त हिदायतें भी दी जा रही हैं। नपा अधिकारियों व पुलिस के सहयोग से अभियान में तेजी लाई गई ताकि अतिक्रमण के कारण मुख्य मार्गों पर लगने वाले जाम से लोगों को निजात मिल सके। सिटी ट्रैफिक इंचार्ज राजेश राठी ने जानकारी देते हुए बताया कि ASP पूजा वशिष्ठ के निर्देशानुसार अतिक्रमण करने वाले 16 दुकानदारों के आज चालान किए गए, जिनसे 8100 रुपये जुर्माना वसूला गया। अतिक्रमण हटाया गया है। नगर निगम टीम के साथ में 16 चालान किए, करीब 8100 रुपये कैश हुआ है। और इनको बार बार पहले भी कह चुके हैं हमें फुटपाथ से आके अपना कोई भी सामान ना लाएं, जो यहाँ पर जाम की स्थिति रहती है, आमजन को परेशानी होती है। कल मैडम ASP पूजा वशिष्ठ जी ने मीटिंग ली थी और उसमें संज्ञान लिया था, ज़्यादा से ज़्यादा चालान इसके अतिक्रमण के करो। जो लोग नहीं मान रहे, बार बार नहीं मान रहे, उनके ज़्यादा पैसे के चालान करो। वहीं नपा अधिकारी विकास नरवाल ने भी जानकारी देते हुए बताया कि निर्देशानुसार उनके द्वारा मुख्य बाजार का दौरा किया गया और अतिक्रमण करने वाले दुकानदारों के चालान किए गए और इसी प्रकार से यह कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी और चालान किए जाएंगे। इसलिए दुकानदार व रेहड़ी चालक अतिक्रमण न करें, जिससे बाजार में भीड़ इकट्ठा हो और संक्रमण फैलने का खतरा भी बढ़े। अतिक्रमण के दौरान कितने चालान काटे गए, क्या पूछ रहा है? अतिक्रमण के खिलाफ 16 चालान काटे गए, टोटल रुपये 8100। कब तक रहेगा ये जारी?
ये जब तक जारी रहेगा, जब तक ये दुकानदार नहीं मानते और सरकार की तरफ से आदेश नहीं जारी होते। संभालका सिटी तहलका के लिए रतनलाल। आज के अंक में इतना ही। अगले अंक में मिलेंगे फिर और कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए जुड़े रहिए सिटी तहलका सच के साथ। नमस्कार। किसने कितना काम किया, किसने किया विकास, क्या है गांव के मौजूदा हालात। ग्रामीण किसे देंगे अपना वोट, नाम पर या काम पर। पूछेंगे हम, बताएंगे आप। ये खास कार्यक्रम पंचायती सरकार।